पर नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का भी किया लोकार्पण। जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि खेल के मैदान से खेत खलियान तक बुलंद हो रहा है भारत का परचम। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और स्वास्थ्य से जुड़ी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को किया समर्पित। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, गहलोत सरकार ने कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार में राजस्थान को बनाया नंबर 1। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अब 12 तारीख को होगी आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई। उधर दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली की मुक्ति के लिए राजघाट में की प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा ईमानदार, वो सब हैं 1 साल से जेल के अंदर। नोबेल में साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए नॉर्वे मूल के लेखक जॉन फॉसे के नाम का हुआ ऐलान। नाटक और गद्य लेखन को नए आयाम देने के लिए जॉन फॉसे को दिया गया अवार्ड। सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य। लापता 22 जवानों की तलाश के लिए सेना का अभियान जारी। आपदा में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भी मुहैया कराई जा रही है मदद। उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने और नदी के किनारे वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह। एशियाई खेलों में भारत को आज मिले 3 स्वर्ण सहित 5 पदक। तीरंदाजी में भारत की पुरुष व महिला कंपाउंड टीमों ने लगाया गोल्ड पर निशाना। वहीं स्क्वॉश में दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने जीता स्वर्ण। सौरभ घोषाल ने रजत किया अपने नाम। और भारत की मेजबानी में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का हुआ आगाज। पहले मैच में गत विजेता इंग्लैंड ने पिछली बार की उप विजेता न्यूजीलैंड के सामने रखा 283 रनों का लक्ष्य। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने जबलपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान इन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का उद्घाटन भी किया। और वहीं इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के विकास को सराहा। प्रधानमंत्री ने पहले की कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की कमाई बंद हो गई, इसलिए उसे मोदी पर गुस्सा है। गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही
कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज इस त्रिशक्ति की वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये आंकड़ा भी जरा मैं दोबारा पूछूंगा आपको, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो गलत हाथों में जाते थे, चोरी होते थे, उसको बचाने का काम मोदी ने किया है। और वहीं पीएम मोदी ने कहा कि खेल के मैदान से खेत खलियान तक भारत का परचम बुलंद हो रहा है। पीएम ने मध्य प्रदेश के युवाओं से कहा कि राज्य की विकास यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो। और वहीं जबलपुर ने प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने जबलपुर में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का एक और उपहार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये अत्याधुनिक परिसर 1135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनके तहत एम्स जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नई टर्मिनल बिल्डिंग की भी आधारशिला रखी। 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित इस भवन पर 480 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे हर वर्ष लाखों यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और खेल विज्ञान भवन भी राष्ट्र को समर्पित उन्होंने किया। पीएम ने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी आधारशिला रखी। पीएम ने NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ और डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।
ये सड़क परियोजनाएं लगभग 1475 करोड़ रुपए की संचयी लागत से बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन, रुड़ीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खामबली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायका बाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। और वहीं राजस्थान को विकास की सौगात देने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार तेजी से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में रेलवे के लिए पिछली सरकार की तुलना में 14 गुना अधिक बजट आवंटित किया है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि राजस्थान कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएगी। भाजपा सरकार के इस फैसले का लाभ राजस्थान के 70 लाख परिवारों को होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर राज्य की बदहाल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नशे का कारोबार बढ़ा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था?
ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था। भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लगातार बिगड़ते धार्मिक सौहार्द को लेकर भी अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हों। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी का जनसभा स्थल पर शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। और आज तमिल संत और कवि श्री रामलिंग स्वामी की 200वीं जयंती है। रामलिंग स्वामी को वालालार के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वालालार की जयंती पर अपने संदेश में कहा कि वालालार सीखने और शिक्षा की शक्ति में यकीन रखते थे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में भारत में काफी बदलाव हुए हैं। Valalar believe in the power of learning and education. As a mentor, his door was always open. He guided countless people. His efforts to make the Kural more popular are widely known. Equally important is the importance he gave to modern curriculums. He wanted the youth to be fluent in Tamil, Sanskrit, and English. The last 9 years have seen a major change in India's education infrastructure. After over 3 long decades, India has got a national education policy. This policy is transforming the entire educational landscape. The focus has moved to innovation, research and development. और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि नई दिल्ली में दूतावास काम कर रहा है। हम उस दूतावास में मौजूद अफगान राजनयिकों के साथ साथ वाणिज्य दूतावासों में मौजूद अफगान राजनयिकों के संपर्क में हैं। हालांकि हमें पिछले सप्ताह कथित तौर पर दूतावास से सूचना मिली थी जिसमें संकेत दिया गया था कि वो सितंबर के अंत में परिचालन निलंबित करने का इरादा रखता है। We are in touch with the Afghan diplomats who are there in that embassy, as well as with the Afghan diplomats who are at the consulates in Mumbai and Hyderabad. However, we received a communication last week purportedly from the embassy indicating that it intends to suspend operations at the end of September, I think it was. So of course, such a decision is an internal matter of a foreign mission. However, we have noted that the Afghan consulates general in Mumbai and in Hyderabad voiced their objection
to that decision or to such a decision. We are also aware of that there has been a prolonged absence of the ambassador, and that a large number of Afghan diplomats have left India in recent past. We would hope that the substantial number of Afghan nationals in India, including students, are able to continue to receive necessary consular support. On our part, we will continue with our efforts to assist the people of Afghanistan. और वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कनाडा पर बात करते हुए कहा कि यहां राजनयिकों की बहुत अधिक उपस्थिति या हमारे आंतरिक मामलों में उनके हस्तक्षेप को देखते हुए हमने अपनी राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है। इसे हासिल करने के लिए चर्चा चल रही है। Insofar as discussions on parity, as we mentioned earlier, given the much higher diplomatic presence of Canadian diplomats or diplomatic presence here in Canada and their continuing interference in our internal affairs, we have sought parity in our respective diplomatic presence. Discussions are ongoing on the modalities of achieving this. Specific question by you, John, regarding dates, etc. Look, I would not like to get into the details of diplomatic conversations. As we mentioned, I think last week, given that Canadian diplomatic presence is very much higher, we would assume that there would be a reduction. और आप सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है, जहां उन्हें सोमवार तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद कल शाम गिरफ्तार किया गया था। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर तय की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री और सांसद जेल में हैं और किंग पिन का नंबर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस को अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे, वे 1 साल से जेल में हैं। केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंग पिन बाहर है। किंग पिन का नंबर भी आएगा। और भारत को AIBD के अध्यक्ष के रूप में तीसरा कार्यकाल मिला। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी को भारत के एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल मिलने पर बधाई दी। AIBD 50 वर्ष से अधिक पुराना संगठन है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है कि ये दुनिया भर के प्रसारण संगठनों का भारत पर भरोसा दर्शाता है। जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए एशिया पैसिफिक की एक बड़ा संगठन है, जिसमें 92 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस और 26 कंट्री मेंबर समाविष्ट है, उसमें भारत को तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली प्रेसिडेंटशिप मिली है। ये भारत के लिए एक बड़ा गर्व का अवसर है, क्योंकि ऐसा कभी भी 1977 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई थी, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और पहली बार ऐसा हुआ है किसी कंट्री को तीसरी बार उसकी प्रेसिडेंटशिप मिली। ये दर्शाता है कि ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में एशिया पैसिफिक में भारत का, प्रसार भारती का कितना नाम है, लोगों को कितना विश्वास है कि भारत ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सकता है। और इसके लिए मैं प्रसार भारती और प्रसार भारती के CEO श्री गौरव द्विवेदी, उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने इस बार इसकी चेयरमैन
शिप करी थी AIBD की, और अब तीसरी बार भारत को सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम AIBD की अध्यक्षता अगले 2 वर्षों के लिए करें। और वहीं जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। पिछले मंगलवार को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में वे रिवॉल्वर लेकर पहुंच गए। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। बताया जाता है कि JDU विधायक की पोती का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों पर रौब जमाने के लिए विधायक ने संभवतः ये काम किया। वैसे गोपाल मंडल अपनी अजीबोगरीब हरकतों से अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ महीनों पहले पटना से दिल्ली जा रही तेजस एक्सप्रेस में विधायक का अंडरगारमेंट्स में वीडियो वायरल हुआ था। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भी उनका नाम चर्चा में आया है। मंडल के अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर जाने को लेकर भाजपा उन पर हमलावर है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने उन पर तंज कसते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि सरकारी विधायक को डॉक्टरों पर रौब जमाने के लिए अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर जाना पड़ा। हालांकि विधायक ने इस बात का खंडन किया है। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा स्कैम विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी गाज बॉलीवुड पर भी गिरती हुई दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को समन जारी कर शुक्रवार को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। ईडी ने कपूर को 6 अक्टूबर को एजेंसी के रायपुर स्थित कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। सूत्रों ने बताया है कि ईडी 17 अन्य हस्तियों की मामले में भूमिका की जांच कर रही है और उन्हें भी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सिर्फ 17 बॉलीवुड आर्टिस्ट नहीं बल्कि 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी लिस्ट में शामिल हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा प्रवर्तित कंपनी महादेव ऐप कथित तौर पर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड गेम सहित विभिन्न लाइव गेम्स में कथित अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ये पिछले 4 वर्षों से कार्यरत है। कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं और महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लीकेशन एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की व्यवस्था करता है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का संचालन संयुक्त अरब अमीरात स्थित प्रधान कार्यालय से किया जाता था। उन्होंने बताया कि वे अपने जानकारों को फ्रेंचाइजी के जरिए खोली गई शाखाओं को कारोबार का अधिकार 70 से 30 के लाभ अनुपात पर देते थे। सट्टे से हुई कमाई की राशि दूसरे देशों में मौजूद खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला का इस्तेमाल किया जाता था। और नोबेल में साहित्य पुरस्कार 2023 की भी घोषणा हो गई है। इस कड़ी में नॉर्वे मूल के लेखक जॉन फॉसे को चुना गया है। उन्हें पुरस्कार नाटक और गद्य लेखन को नए आयाम देने के लिए दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।